Good morning to all. This is Padma Singh and once again welcome to Pole Path. और ये इस प्रैक्टिस सीरीज़ में हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें, प्लस सिर्फ एक ऑप्शन पे फोकस न करके, यानी कि सिर्फ आंसर न दे करके आप जितने भी ऑप्शन वहाँ पर हैं जो कि आप रिलेवेंट हैं आपके सिलेबस से, आप उन सभी ऑप्शन के बारे में जो है आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होता है, कम टाइम पे हम ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करते हैं, ज़्यादा चीज़ों का फिक्सेशन करते हैं। तो ये चीज़ें, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि जिस टाइम हम बहुत ज़्यादा नहीं स्टडी कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ये तरीका होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे हम रिवाइज करें, ग्रैस्प करें और उनको अडॉप्ट करें। तो आज हम वही तरीका यहाँ पर अपनाएंगे कि आप लोग सबसे पहले जो है आंसर करेंगे और उसके बाद फिर जो राइट आंसर होगा उसको करने के बाद सारे ऑप्शन के बारे में बताएंगे जो भी आपके सिलेबस से रिलेवेंट हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे जो ये सीरीज़ चल रही है, और मैं भी कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक आपसे रिलेवेंट है तो उन सभी ऑप्शन में 4 ऑप्शन वहाँ होते हैं, सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। पोल पाथ के नाम से बना हुआ है, @ नहीं लगाना है, प्लस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट जो है लगी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सारी वीडियोस को अवेल करके अपनी तैयारी को परफेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी प्लेलिस्ट हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी बेनिफिशियल हैं। PGT, TGT, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए वेरी बेनिफिशियल प्लेलिस्ट है वो सभी जो वहाँ पर लगी हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1980 में तिहाड़ जेल में बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं के बारे में पत्र लिखा गया था, और यह याचिका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, यहाँ पर बिहार हो जाएगा, बिहार राज्यवाद था ये। दूसरा है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, तीसरा है शंकरी प्रसाद मामला, चौथा है मिनर्वा मिल मामला। तो 1980 में तिहाड़ जेल में बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं के बारे में पत्र लिखा गया था, तो ये सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन इस नाम से जो है इसको जाना गया। और इसमें होता क्या है कि ये जो केस था, तो इसमें तिहाड़ जेल से एक व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे कृष्णा अय्यर, इनको पत्र लिखा और बताया कि यहाँ जो कैदी हैं इन पर यातनाएं की जा रही हैं। तो ऐसा इन्होंने बताया और इसी नाम से फिर ये सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन नाम से ये बात जो है प्रसिद्ध हो गया। तो और हुसैन आरा खातून की बात करें तो ये पहली जनहित याचिका थी, और कल हमने इसके बारे में बात की भी थी। शंकरी प्रसाद मामले की बात करें तो ये बिहार के बहुत बड़े जमींदार थे, और जब इनकी जमीन सुधार एक्ट आया तो इनका जो है ज़मीन जाने लगी, तब इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने ये डिसीजन लिया कि संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा, क्योंकि संविधान में कुछ संशोधन करके ये सारी चीज़ें की गई थी, तो संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा। अतः जब संविधान संशोधन कानून ही नहीं है तो अनुच्छेद 13 भी लागू नहीं होता है। और अनुच्छेद 13 भी क्या कहता है, 13 बी क्या कहता है ये देख लीजिए आप लोग। 13 बी कहता है कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो आज़ादी से पहले या बाद में यदि मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा जो है जब संविधान ने डिसीजन दिया कि 13 बी जो है लागू ही नहीं हो रहा है इस पर, तो क्योंकि संविधान संशोधन कानून नहीं माना जाएगा, विधि नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर आगे जो केशवानंद और मिनर्वा मिल्स, पहले केशवानंद में डिसीजन आता है, उसी को फिर मिनर्वा मिल्स में जो है रिपीट किया जाता है। इसमें होता क्या है कि विधायिका द्वारा 368 में संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है पुनरावलोकन का, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। तब केशवानंद भारती केस और उसके बाद जो है मिनर्वा मिल्स केस में ये बोला सर्वोच्च न्यायालय ने कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसलिए आप न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति को नहीं छीन सकते, चाहे वो संविधान संशोधन बिल ही क्यों ना हो। तो ऐसे करके जो है इन तीनों में अलग अलग मामले आए थे। ठीक है,
चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दल बदल निरोधक कानून आया, कब आया, और साथ में और भी चीज़ें आप बताएंगे संबंधित इससे। 51st जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा, या 53 संशोधन के द्वारा, या 52nd संशोधन के द्वारा, या 54 संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा आया। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 52nd संशोधन द्वारा आया था। तो ये 52nd अमेंडमेंट आता कब है, ये आता है 1985 में, 1985 में आता है। और इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि ये बताता है कि दल बदल क्या है, यानी कि दल बदल क्या है उसकी परिभाषा देता है। साथ में दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को भी परिभाषित करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई जाती हैं। और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से क्या जाना जाता है, दल बदल विरोधी कानून, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। तो ये 1985 में 52nd अमेंडमेंट के द्वारा आता है। देखो यहाँ पर दो एक्सेप्शन भी हैं, वो आपको जानने जरूरी हैं। सेंटेंस के रूप में पूछा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है, और जब वह पद छोड़ता है तो फिर पार्टी में शामिल हो सकता है। तो ये जो मामला जो है अयोग्य, उस व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यानी कि दल बदल के अंतर्गत उसको नहीं लिया जाएगा। और दूसरा है कि यदि किसी पार्टी के 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया है तो उस पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय किया जा सकता है। और इसका असर ये हुआ कि इसका जो है मिसयूज किया जाने लगा। फिर वर्ष 2003 में 91st कब आता है, 2003 में 91st अमेंडमेंट आता है। और इसमें क्या होता है कि इस संशोधन के जरिए मंत्रिमंडल का आकार 15% कर दिया जाता है, ताकि जो लालच से मंत्रिमंडल का आकार विस्तृत होता जाता था, मंत्री पद की लालच दे दे के मिलाते रहते थे, वो ख़त्म हो जाए। और इसमें क्या था, दूसरी बात ये कही गई थी कि कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, जो सदस्य हैं कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बताया था कि 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 12 से कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा था कि इस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को ख़त्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे, जो कि यानी कि इस 52nd जो अमेंडमेंट था इसमें बनाया गया था जो प्रावधान, उसको इसमें ख़त्म कर देते हैं कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें थी इससे दल बदल निरोधी कानून से संबंधित। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाता है। और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक के लिए निर्दिष्ट विधेयक पारित किया जाता है सामान्य बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 3/4 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या पूर्ण बहुमत द्वारा। तो यहाँ पर सामान्य बहुमत द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सामान्य बहुमत द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों की बैठक का जो है निर्धारित जो विधेयक होता है, जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और उस समय जो है सामान्य बहुमत द्वारा ही विधेयक पारित हो जाता है। 108 के तहत पारित होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की, तो लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। और अगर हम दूसरी बात करें कि ये किसके तहत करता है अध्यक्षता, तो ये करता है 118 के तहत करता है। ठीक है, और सामान्य बहुमत से इसमें विधेयक जो है पारित किया जाता है। दूसरी बात है, जब भी संयुक्त बैठक होती है तो यहाँ पर एक जो है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो डिसीजन होता है वो लोकसभा के पक्ष में ही जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सामान्य बहुमत होता है तो अकेले जो लोकसभा की संख्या है तो वही इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उन्होंने जो सत्ता पक्ष ने ही सभी ने वोट कर दिया तो डिसीजन उन्हीं के पक्ष में जाएगा। तो संयुक्त बैठक का एक ये होता है कि इसमें डिसीजन लोकसभा के पक्ष में ही जाता है। ये एक प्री डिसाइडेड जैसा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है, क्या है, गिरिवचन है, हिंद स्वराज है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, या भारत की खोज है। तो यहाँ पर जो आत्मकथा का शीर्षक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, ऑप्शन सी यहीं पर हो जाएगा। ये इनकी आत्मकथा है और ये इसका जो है शीर्षक है। हिंद स्वराज भी गांधी जी की पुस्तक है और जो भारत की खोज है
भारत की खोज ये नेहरू जी से संबंधित है, ये नेहरू की है। ऊपर एक 2 जो हैं ये गांधी की हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह उक्त किसकी है? लॉक, चेस मिल, लास्की या लॉर्ड ब्राइस? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, लास्की। और लॉक की बात करें तो ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनके प्रणेता हैं, प्राकृतिक अधिकारों के प्रणेता हैं, जिसमें कि इन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को शामिल किया है। और संपत्ति के अधिकारों में इन्होंने संपत्ति के अधिकार को सबसे अधिक महत्व दिया है और संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत दोनों अधिकार को समाहित किया है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सांसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व है? लचीला संविधान, कार्यपालिका एवं विधायिका का समन्वय, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा, कार्यपालिका एवं विधायिका का समन्वय, ये सही हो जाएगा। लचीला संविधान और संसदीय संप्रभुता दोनों ब्रिटेन से संबंधित है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता यूएसए से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है। और नेक्स्ट क्या है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सहमत की निरंतरता का विचार किसने दिया है? तो हॉब्स ने दिया है, या कांट ने, या फिर लॉक ने, या फिर रूसो ने? तो सहमत की निरंतरता का विचार जो है लॉक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और लॉक के अनुसार यदि कोई सरकार अपने जो उससे जो एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें होती हैं, यानी कि जो समझौते में उसको चीज़ें डील हुई थी, अगर उनको फुलफ़िल करने में फेल होती है तो क्या करना है, जनता को हक होता है कि वो क्रांति करके उसको हटा दें, विरोध करें उसका, उसको हटा दें और नई सरकार को चुन ले। लॉक ने अपनी सरकार को ट्रस्ट का नाम दिया है, एक टर्म यूज किया है ट्रस्ट। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि इन्होंने क्या बोला है, तो ट्रस्ट कहा है। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। कांट जो है नैतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और रूसो के द्वारा जो है सोशल कॉन्टैक्ट जो है इनकी पुस्तक है और इसी पुस्तक में इन्होंने अपने जेंडर विल संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हॉब्स की बुक की बात करें तो लिवायथन इनकी बुक है और जो है ये फ्रांस में लिखी जाती है और ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं और इस बुक में इन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, यह उक्त किसकी है? अरस्तू की है, या प्लेटो की है, या फिर मैकाइवर या लास्की? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैकाइवर। और यदि हम मैकाइवर की पुस्तक की बात करें तो मॉडर्न स्टेट इनकी पुस्तक है। और अरस्तू का एक फेमस कथन है, वो देख लीजिए, निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। तो इन्होंने निर्धनता अपराध एवं क्रांति की जननी है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये अरस्तू के द्वारा बोला गया है। इनकी जो अकादमी होती है उसे द लीसियम बोलते हैं, द लीसियम, जो इन्होंने एथेंस में अपनी अकादमी डाली थी, शिक्षालय स्थापित किया था, तो उसे जो है लीसियम बोलते हैं। जबकि प्लेटो की अगर बात करें तो इनकी द अकादमी, इनकी अकादमी का नाम ही होता है द अकादमी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से निकालकर साधारण कानून में डाला गया था? तो यहाँ 42वां संशोधन, 43 संशोधन, या 44 संशोधन, या 46 संशोधन, किसके द्वारा जो है इसको डाला गया था? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका सही होगा, 44, जो 44वां संविधान संशोधन था, इसी के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से निकालकर साधारण कानून में डाला था। और 300A या 300 का जो भी आप कहें इसके अंतर्गत रख दिया जाता है। और एक बात यहाँ मेन है कि संविधान के अधिकार को मूल ढांचा नहीं माना गया था। ये कब नहीं माना गया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो संविधान जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल ढांचा नहीं माना था। केशवानंद भारती केस जो था, केशवानंद जो केस था, इसमें क्या किया था कि जो ये था संविधान, संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचा नहीं माना था, मूल ढांचा नहीं माना।
ये दो तरह से पूछा जाता है कि कौन से केस में नहीं माना, और फिर दूसरा पूछता है कि कब, किस डेट में नहीं माना। तो ये 1973 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, इनकी बेंच बैठी थी, तो इसमें 7-6 से के रेशियो से डिसीजन हुआ था, और इसमें इन्होंने जो है संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचा नहीं माना था, और इसी क्रम में आगे चल करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको वहाँ मूल अधिकार से निकाल करके एक विधिक अधिकार जो है बना दिया जाता है इसी क्रम में, क्योंकि ये डिसीजन आ चुका था और ये पेंडिंग था, इसको एक जो है स्पेसिफिक रास्ता देना था, तो इसलिए ये अमेंडमेंट करके इसको वहाँ पर रख दिया गया। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। 40 जो सेकेंड संविधान संशोधन है, इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए थे, तो इसको लघु संविधान बोला जाता है, लघु संविधान कहते हैं इसे, तो ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, किस अनुच्छेद द्वारा पंचायत की शक्तियों एवं जिम्मेदारियां दी गई? पंचायत को जो उनकी शक्तियां थी, उनकी जिम्मेदारियां थी, तो किस अनुच्छेद के द्वारा उनको प्रदत्त की गई? ऑप्शन है 243G या 243 का सबसेक्शन H या 243T या 243 का सबसेक्शन F, किसके द्वारा दी गई हैं? तो ये प्रावधान जो है 243 के G में किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये जो 73rd संविधान संशोधन होता है, तो इसके तहत क्या होता है कि जो आदिवासी राज्य हैं, इनमें ये रूल नहीं लागू होता है, और इनके लिए फिर क्या होता है कि 1996 में एक कानून आता है, पास किया जाता है कि जो इंडिजिनस मामले होंगे तो वहाँ पर कोई बाहरी हस्तक्षेप तो नहीं होगा, लेकिन जो भी उनका अपना मामला होगा उसके डिसीजन के लिए, तो वहीं के लोकल लोग जो है, लोकल लोगों के द्वारा एक चुनी हुई वहाँ पर पंचायत के रूप में चुने हुए सदस्य जो है सारे मामलों को हैंडल करेंगे। तो इंडिजिनस मामलों के लिए इंडिजिनस सरकार की व्यवस्था की गई थी अलग से 1996 में एक कानून को पारित करके, तो ये ध्यान रखेंगे। और कौन कौन से इनमें नहीं आते हैं मेनली, तो लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय, ये सब नहीं आते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये जो पंचायती राज स्थापना, तो ये 12 सितंबर 1959 को राजस्थान विधानमंडल ने सबसे पहले जो है इसको शुरू किया था, अधिनियम पारित करके, और ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगढ़ ज़िले में जो है इसकी उद्घाटन कर दिया जाता है, और इसी साल सेम ईयर में आंध्र प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन जो है लॉर्ड रिपन स्थानीय सुशासन के जनक हैं, और ये शुरू कब होता है? 1882 में, डेट पूछ ले तो 1882 में जो है शुरू किया जाता है। और जो लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये शुरू होता है स्थानीय सुशासन, इसे लोकल बोर्ड बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है क्या बोलते हैं, कई सारे ऑप्शन रहते हैं, और आपको लोकल बोर्ड जो है चूज करना है वहाँ पर। और तीसरा है, इस व्यवस्था को स्थानीय सुशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। स्थानीय जो लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसे स्थानीय सुशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत आता है, तो उसमें दे देंगे लॉर्ड रिपन के टाइम का दे देंगे, या फिर नागौर का टाइम का दे देंगे, अलग अलग टाइम पे दे देंगे। तो जो लॉर्ड रिपन का ये लोकल बोर्ड का ये था शुरुआत, इनिशिएटिव था, इसी को जो है स्थानीय सुशासन की संस्थाओं का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 16(4) यानी कि अनुच्छेद 16 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है? आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में न देखा जाए, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता की बात करता है, या धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना हो, या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका ए सही होगा कि आरक्षण जैसी समानता को अधिकार के उल्लंघन के रूप में न देखा जाए, यानी कि सरकार यदि जो पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर रही है, तो उसको समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में ना देखा जाए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
जो अवसर की समानता की बात करता है ये 16, जो अनुच्छेद 16 है ये करता है अवसर की समानता की बात। और अगर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना हो तो ये अनुच्छेद 15 इसका प्रावधान करता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? तो ये उठाई थी 1928 में। वेरी इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी पर हम सीधा टिक करेंगे। 1928 में उठाई थी इन्होंने। यदि हम 1919 की बात करें तो इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। और 1935 की बात करें तो भारत शासन अधिनियम आता है इसमें, जिसका जो है 75% आज के संविधान में भी देखने को मिलता है। यदि 1927 की बात करें तो इसमें जो है साइमन कमीशन गठित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? वहाँ पर जो ब्रिटेन में। और 7 ब्रिटिश सांसदों का ये समूह होता है, जिसे 8 नवंबर और ये 1927 में जो है इसे गठित किया जाता है। और ये भारत कब पहुंचता है? तो भारत पहुंचता है ये 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता गठित कब होता है, तो 8 नवंबर 1927 को ये गठित होता है। कहाँ? ब्रिटिश में। और सर जॉन साइमन के नाम पर इसको जो है साइमन कमीशन जो है रखा गया है इसका नाम। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? यहाँ पर क्वेश्चन है 1991 में या 1992 में या 1994 में या फिर 1996 में। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात हो रही है। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू होता है? ये लागू होता है ये 1996 में जो है लागू होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो काफ़ी विस्तृत रूप में जो है अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 20? तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि हम अनुच्छेद 15 की बात करें तो ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाएगा। कौन लगाएगा? राज्य जो है इसका प्रावधान करेगा, भेदभाव नहीं होने देगा। अनुच्छेद 16 की बात करें तो जो सार्वजनिक नियोजन है इसमें समानता की बात करता है अनुच्छेद 16 आपका। यदि हम 18 की बात तो हमने करी ली है, 20 की बात करें तो ये क्या कहता है कि दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार देता है ये। यानी कि इसमें किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक जो वो किसी विधि का उल्लंघन न करता हो। ऐसा नहीं कि उसने छोटा सा भी कोई काम कर दिया और उस विधि से संबंधित नहीं, यानी किसी विधि का उल्लंघन नहीं हो रहा है तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। और दूसरा है कि डबल जो है सज़ा नहीं दी जाएगी, तो वो नहीं होगा। इसको डबल जियोपार्डी बोलते हैं। तो वो भी जो है किसी व्यक्ति को एक सज़ा के लिए, एक अपराध के लिए डबल सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 20 कहता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा, पेश करना होता है? और तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास 22 घंटे, 23, 24, 26। तो 24 घंटे के अंदर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष जो है अपराधी को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, अपराधी नहीं कहेंगे अभी, उसको पेश किया जाएगा। और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये अनुच्छेद 22 में जो है इसका प्रावधान देखने को मिलता है। और इसमें कहता है कि 2-3 पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लें। कि पहला तो कहता है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति किया जाएगा उसको कारण बताया जाएगा कि वो किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है कि जो है वो बताएगा कि जो है उसको अपने पसंद का वकील से मिलने दिया जाएगा, यानी कि वो अपने पसंद का वकील कर सकेगा। ठीक है। और फिर यही है कि 24 घंटे के अंदर निकटतम जो है ये है मजिस्ट्रेट है, उनके पास उस व्यक्ति को ले जाया जाएगा। और सबसे इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 22 जो अनुच्छेद 22 है, सिर्फ यहीं पर मजिस्ट्रेट शब्द का उल्लेख किया गया है। कहाँ? संविधान में। तो
सिर्फ यही अनुच्छेद 22 ही है जहाँ पर संविधान में, पूरे संविधान में मजिस्ट्रेट शब्द का उल्लेख मिलता है और ये क्वेश्चन आता है कहाँ, आपके एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिलता है। तो मजिस्ट्रेट शब्द का उल्लेख सिर्फ यहीं पर मिलता है, कहाँ, अनुच्छेद 22 में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्य का समावेश संविधान में कब किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का समावेश संविधान में 42nd अमेंडमेंट, बट यहाँ पर डेट गलत है, 42nd अमेंडमेंट संशोधन 1975 के द्वारा किया गया, या 42nd 1976 के द्वारा किया गया, या 44th 1979 में किया गया, या 43rd अमेंडमेंट 1978 में किया गया है। तो ये किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है किसके, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं किसकी सिफारिश पे जोड़े गए हैं, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े जाते हैं। रखे कहाँ गए हैं, तो जो भाग 4 है संविधान का, भाग 4A, 4 नहीं कहेंगे, 4A जो है, इसमें जो है अनुच्छेद 51A के तहत रखे जाते हैं। ठीक है, भाग 4A में कितने, 51A के तहत जो है ये रखे गए हैं। और पहले जो मूल कर्तव्य कितने थे, 10 थे, लेकिन अभी 11वां जोड़ दिया गया है। कब जोड़ा गया है, 86 जो ये 11वां है, ये कब जोड़ा गया है, 86 अमेंडमेंट 9 और ये 2002 में जोड़ा गया है। 2002 में इसको जोड़ दिया गया है। और ये पेरेंट्स का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल जाने का मौका प्रदान करें, यानी कि उनको स्कूल भेजें। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, यही इसमें बताया गया है। तो पहले 10 थे, अभी जो है 11 हो गए हैं। 86 अमेंडमेंट 2002 में जो है इसको जोड़ा गया है। और ये गैर न्यायिक हैं, यानी कि इनके क्या है, गैर न्यायिक हैं ये भी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। तो ऑप्शन है आपके सामने, प्रदत्त विधायन, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है प्रदत्त विधायन, यही सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है किस पर, जो विधायी नियंत्रण का साधन है ये सभी तीनों, लेकिन प्रदत्त विधायन यही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है आपके पास, केसी वियर, सर आइवर जेनिंग्स, या के.एम. पाडेकर, या बी.आर. अम्बेडकर। तो ये किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है, फटाफट आंसर आ जाने चाहिए। तो ये केसी वियर के द्वारा जो है बोला गया है। साथ में केसी वियर एक बात और कहते हैं, एक टर्म और यूज करते हैं, ये अर्धसंघ, भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसको अर्धसंघ के नाम से ये अर्धसंघ का टर्म देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउस के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सिर्फ पूर्व राजनीतिक है, या सिर्फ पूर्व सामाजिक है, या पूर्व राजनीतिक एवं पूर्व सामाजिक दोनों हैं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो हाउस की बात करें तो इनके अनुसार इनकी जो प्राकृतिक अवस्था है ये पूर्व राजनीतिक एवं पूर्व सामाजिक दोनों है। जबकि यदि हम लॉक की बात करें तो उनकी अवस्था क्या है, पूर्व राजनीतिक है। तो ये लॉक के अकॉर्डिंग हो जाएगी। वहाँ पर क्या है, कोई कानून भी होते हैं, अधिकार भी होते हैं, प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार होते हैं, बट उनको लागू करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं होती है। तो पूर्व राजनीतिक व्यवस्था होती है लॉक की। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। और देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर प्रणाली का तात्पर्य है एकल संक्रमण प्रणाली, या फिर सूची प्रणाली, या बहुल मतदान प्रणाली, या सामान्य बहुमत प्रणाली। क्या इसका तात्पर्य है, तो हेयर प्रणाली का तात्पर्य जो है एकल संक्रमणी मत प्रणाली से है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। और हेयर प्रणाली क्योंकि इसको थॉमस हेयर ने डेवलप किया था, तो इसे जो है इसीलिए इसको हेयर प्रणाली बोला जाता है। तो ये थॉमस हेयर इनसे ये संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। सूची प्रणाली में क्या होता है, एक सूची बना दी जाती है चुनाव के पहले ही, और डिक्लेयर कर दी जाती है प्रेफरेंस बेसिस पे, यानी कि जीतेंगे तो ऊपर टॉप टू डाउन नेता जाएंगे, तो ऊपर से ही नेता लिए जाएंगे जितनी भी सीट उनको मिलती हैं।
तो इसमें क्या होता है, मतदाता जो होता है पूरी सूची को किसी एक व्यक्ति उम्मीदवार को ना दे करके ये क्या करता है, पूरी सूची ये दल को देता है, क्योंकि दल के द्वारा वो सूची दी जाती है तो वो दल को यानी कि पार्टी को अपना मतदान देता है। तो ये इसकी विशेषता है। और चुनाव के पहले ही लिस्ट प्रिपेयर कर दी जाती है और प्रेफरेंस बेसिस पे की जाती है कि जीतने के बाद ऊपर से ही नेता जाएंगे सत्ता में। बहुल मतदान प्रणाली क्या है कि जिस व्यक्ति के जितने इंटरेस्ट होंगे उतने अलग अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपने मतदान करेगा। जैसे कि एक किसान है और वो किसान यदि सिटी में भी रहता है या यदि कोई व्यवसाय भी और करता है दूसरे, तो उसके कितने हो गए, 2-3 जो है क्या हो गए, इंटरेस्ट हो गए, उसी अकॉर्डिंग वो जाकर के मतदान करेगा। बहुल मतदान प्रणाली इसको बोलते हैं। सामान्य बहुमत में आ जाएगा फर्स्ट पास द पोस्ट, जो कि अपने यहाँ पर होता है कि बस अगर दूसरे से एक वोट भी ज़्यादा है तो वो जो जिसका वोट ज़्यादा होता है वो जीत जाता है और अपना सत्ता पे आसीन हो जाता है। तो इसे सामान्य बहुमत प्रणाली बोलते हैं। इसे दूसरे टर्म बोल सकते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित विचारकों को उनके संबंध विचार परंपराओं के साथ सम्मिलित करना है। तो एडमंड बर्ग ये हो जाएंगे रूढ़िवादी, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिंग हो जाएंगे इच्छा स्वातंत्रवाद से हो जाएंगे। जेरमी बेंथम उपयोगितावाद से हो जाएंगे। और अल्सैदर मैकिंटायर किससे हो जाएंगे, ये समुदायवाद से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर है 3, 2, 4 और 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारतीय संघ को सरकारी संघवाद कहा है? मॉरिस जोन्स ने बोला है या ग्रेनियल आमंड ने बोला है या एंड्रेजो विक्स, यहाँ पर इनका नेम जो है मैं ठीक कर देती हूँ, एल जेनरो विग्स, ये इनका नाम है, राइट। और कैसिवियर। सहकारी संघ बोलने वाले कौन हैं? तो ये बोलने वाले हैं ये जो ग्रेनियल आमंड है, इन्होंने बोला है। एक्चुअली यहाँ पर कोई सही राइट आंसर नहीं दिया गया है तो हम बी को ही राइट आंसर बनाएंगे यहाँ पर। और ये जो सहकारी संघवाद कहने वाले कौन हैं? ग्रेनविल ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन ने क्या है, सहकारी संघवाद, या कहीं कहीं पर ये सहयोगी भी लिख के आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, सहयोगी संघवाद, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको कहा है। जबकि हम मॉरिस जोन्स की बात करें तो मॉरिस जोन्स ने इसको क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि सौदेबाजी का संघ बोला है इन्होंने इसको, सौदेबाजी का संघ, ये जो है मॉरिस जोन्स के द्वारा बोला गया है। और अगर कैसिवियर की बात करें तो ये अर्ध संघ बोलते हैं भारतीय संघवाद को। और अलेक्जेंडर विक्स की बात करें तो ये परम संघवाद या पूर्ण संघवाद बोलते हैं, ये बोलते हैं भारतीय संघ को परम संघवाद की संज्ञा देते हैं, परम संघवाद या पूर्ण संघवाद कुछ भी कह लीजिए। तो ये सभी इनके टर्म हो गए। मॉरिस जोन्स सौदेबाजी का संघ बोलते हैं, ग्रेनुअल ऑस्टिन जो है सहकारी संघवाद या सहयोगी संघवाद का टर्म दिया है इन्होंने। और अलग इनकी अलेक्जेंडर विक्स की बात करें तो ये परम संघवाद या पूर्ण संघवाद की बात करते हैं। और कैसिवियर की बात करें तो ये अर्ध संघ बताते हैं भारतीय संघवाद को। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आप मान लीजिए कि ये आपका राइट हो गया है, ग्रेनुअल ऑस्टिन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो सचिवालय है, महासभा है, न्यास परिषद है, खाद्य एवं कृषि संगठन है। तो ऑप्शन डी जो है यही से नहीं है, क्योंकि ये एक अभिकरण है, यानी कि एक एजेंसी है। ये क्या है, एक एजेंसी है, अभिकरण है। बाकी सभी जो है किसके, इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर प्रमुख अंगों की बात करें तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? ये सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और कौन सा है, सचिवालय। तो ये सारी इनके जो है भाग हैं। तो कौन कौन से इनके भाग हैं? महासभा है,
सचिवालय है, न्यास परिषद है, 3 तो यहाँ से हो गई। फिर सुरक्षा परिषद हो जाएगी, सामाजिक आर्थिक परिषद हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये जो 6 भाग हैं, ये सारे 6 भाग जो हैं ये महत्वपूर्ण अंगों के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के देखे जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आज के सेशन के लिए इतनी क्वेश्चन है और सेशन यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। और यदि अभी तक आप वीडियो में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।